ओबीसी का मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग। 1953 में 1953 में काका कालेलकर आयोग भारत की सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। 1953 में काका कालेलकर आयोग, काका कालेलकर कमीशन, जिसका मकसद था स्टडी करना, जांच करना कि क्या देयर मस्ट बी एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर द अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीज। तो 1955 में इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई और इसकी रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया। तो पहला प्रयास ये हुआ था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है, जिसको सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहा जाता है। इसके अध्यक्ष चेयरमैन बीपी मंडल थे, जो कि संसद के सदस्य थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 में वर्णन किया गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच के लिए आयोग स्थापित किए जा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग थे समाज के अंदर, उनकी जांच के लिए आयोग स्थापित किए गए थे। क्योंकि हमें पता है कि जो शेड्यूल कास्ट की जो रिज़र्वेशन थी और शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिज़र्वेशन थी वो तो ऑलरेडी मिली हुई थी। अब जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनकी जांच के लिए आयोग स्थापित किए जाते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे वो बीपी मंडल थे, इसलिए इसका नाम मंडल आयोग रख दिया गया। तो आज के टाइम में हम पता करते हैं कि ये ओबीसी का आरक्षण किसको मिला है, तो इसके लिए पर्टिकुलरली आयोग स्थापित किया गया था, जिसके कारण ये जातियाँ आइडेंटिफाई करी गई हैं। जैसे हम यहाँ पे भी बातें होंगे कि लोगों को ओबीसी का आरक्षण मिला है, तो इसका क्राइटेरिया किसके द्वारा फिक्स किया गया था? इसी के द्वारा फिक्स किया गया था, इसी आयोग के द्वारा फिक्स किया गया था। ये जो 3743 जातियाँ हैं, ये भारत की 52% जनसंख्या को शामिल करती है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स नियरली 52% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। तो यहाँ पर शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन आ रहा है, ना कि आर्थिक पिछड़ापन आ रहा है। तो 52% जातियाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियाँ पाई गई और इनके लिए कहा गया कि दे शुड हैव 27% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। सरकारी नौकरियों में इनको कितना आरक्षण मिलेगा? 27%, क्योंकि पॉपुलेशन 52% है। तो 52% तो दिया नहीं, बट 27% दे दिया गया है। अभी आपने राहुल गांधी जी के बारे में सुना होगा, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं, और कुछ जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो भी ऐसी स्टेटमेंट्स अक्सर देते हैं और कहते हैं कि जितनी जनसंख्या उतना हक, जितनी संख्या उतना हक। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही ये है कि 52% या कुछ जो एजम्पशंस है वो ये भी कहती है कि 60% शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, ओबीसीज हैं, तो उनको कितना आरक्षण मिलना चाहिए? 27% की जगह 52% या 60%। फिर उसके बाद आ जाते हैं 12% शेड्यूल कास्ट या 13% शेड्यूल कास्ट। 13% शेड्यूल कास्ट को मिल गया 60 और 10 70 और 3 73, और 7-8% अनुसूचित जनजातियों की पॉपुलेशन है। तो 73 + 7 80%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 80% आरक्षण किसको मिलना चाहिए? एज पर दिस स्टेटमेंट, जितनी संख्या उतना हक। 80% आरक्षण मिलेगा ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति, और बाकी 20% जो बाकी है उनको मिलेगा। तो लगा लीजिए हिसाब कि कितना। आज के टाइम में ये जो एक सीमा लगाई गई है, ये 50% लगाई गई है। तो 27% ओबीसी का है, 15% शेड्यूल कास्ट का है, प्लस कीजिए 27 + 10 37 + 5 42 + 7 7.5, अराउंड 49.5% आरक्षण आज के टाइम में दिया गया है। और अभी 10% आरक्षण हाल ही में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को दे दिया गया। तो टोटल आरक्षण हमारे देश में कितना हो गया? अराउंड 59.5%। तो 60% के करीब आरक्षण अभी पाया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ और जनजातियों का टोटल आरक्षण 50% हो जाता है। जैसे ही यह रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाती है, मंडल आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करी जाती है 1980 में,
तो इसको लागू करने के लिए शुरू में तो कोई प्रयास नहीं किया गया, परंतु 1990 में बीपी सिंह की सरकार उस समय एग्जिस्टेंस में थी, उसके द्वारा 27% आरक्षण ओबीसीज को दे दिया गया सरकारी नौकरियों में। तो बीपी सिंह की सरकार ने डिक्लेयर करी थी, घोषणा करी थी 1990 में कि हम आरक्षण देंगे ओबीसीज को, अन्य पिछड़ा वर्गों को, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े पाए गए हैं। उसके बाद 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार आती है। अब ये बीपी सिंह की जो सरकार थी वो मात्र 1 साल ही चलती है, 1990 से 1991 में फिर से चुनाव हो जाते हैं। यही वो चुनाव था जब हमारे देश के उस समय के, उससे पहले के जो प्रधानमंत्री रह चुके थे राजीव गांधी, इसी चुनाव के दौरान तमिलनाडु के अंदर प्रचार प्रसार करने जाते हैं और वहाँ पर कोई महिला उनको माला पहनाने आती है और जैसे ही वो पहनाने आती है तो ब्लास्ट होता है और उनकी डेथ हो जाती है। और इसके पीछे एक आतंकवादी संगठन जिसको कहते हैं लट्टे का हाथ था, ऐसा कहा जाता है। तो यही वो चुनाव था जिसमें नरसिम्हा राव अपनी सरकार बनाते हैं 1991 में, और नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा ओबीसीज को आरक्षण दे दिया जाता है। परंतु नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा 2 चेंजेस किए जाते हैं, 2 परिवर्तन किए जाते हैं, जिसमें पहला परिवर्तन ये था कि जो 27% आरक्षण ओबीसीज को दिया जाएगा उसमें उन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़े हो। तो दैट इज़ वाई क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया। किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की जांच करी जाएगी कि कौन है। 3743 जातियां आइडेंटिफाई करी जाएंगी और उसमें उन जातियों में यदि कुछ लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं तो उनको उस आरक्षण के फ़ायदे से बाहर कर दिया जाता है। तो इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि इस क्रीमी लेयर में जो आ जाएंगे उनको आरक्षण के फ़ायदे से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा कि 10% आरक्षण हम आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देंगे। तो यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े नहीं बल्कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देंगे। जिस प्रकार का आरक्षण आज के टाइम में इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को दिया गया है, उस समय भी नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा था कि 10% आरक्षण हम आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को देंगे। अब जैसे ही ये घोषणा कर दी जाती है, उसी के साथ हमारे देश में इस मंडल को लेकर विवाद हो जाते हैं और जैसे ही इसका विरोध होना शुरू होता है तो ये जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में भी लेके जाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में भी इसको लेके जाया जाता है, जिसका नाम बनता है मंडल केस। जो रिजर्वेशन नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा दी गई थी ओबीसीज को और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, उन दोनों की जांच करी जाती है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 10% जो आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को दिया गया होता है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है, उसको रिजेक्ट किया जाता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण हमारे संविधान में नहीं है, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा जाता है। और जो 27% आरक्षण ओबीसीज को दिया गया था उसको बनाए रखा जाता है, परंतु इसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। पहली कंडीशन ये थी कि जो एडवांस सेक्शंस हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाते हैं, उनके बच्चों को आगे ये फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी दिया जाता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि पहली नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। पहली नियुक्ति का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई व्यक्ति नौकरी लेता है, ठीक है, जैसे ही कोई व्यक्ति नौकरी लेता है उस समय तो आरक्षण दिया जाएगा, बट उसके बाद जो अब उसकी प्रमोशन होगी, 10 साल बाद काम करने के बाद जो प्रमोशन होती है उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, केवल पहली नियुक्ति में आरक्षण दिया जाएगा। जैसे किसी ने फॉर्म भरा और उस समय तो आरक्षण दिया जाएगा, बट जैसे ही वो नौकरी में आ जाता है फिर उसकी प्रमोशन होती है, उसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और उस समय जो प्रमोशन में आरक्षण एग्जिस्ट कर रहा था उसको 1997 तक ही लागू रहने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई और कहा गया कि इसके आगे इसको लागू नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो आरक्षण है वह 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 50% का बार एक लगा दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो अभी हाल ही में जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जब रिजर्वेशन दी गई तो यही एक इशू उठा था कि 50% की एक रेस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है। तो जब
आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% का आरक्षण दे दिया जाएगा तो 60% ये हो जाएगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसका उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि केवल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में 50% की जो लिमिटेशंस हैं उसको बढ़ाया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो कि बड़े अलग प्रकार की है, बड़ी डिफरेंट प्रकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैरी फॉरवर्ड का रूल फॉलो किया जा सकता है। बैकलॉग की वैकेंसीज जो है वो अगले साल फिल करी जा सकती है। बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड क्या है? जैसे मान लीजिए कि ओबीसी का 27% आरक्षण है और मान लीजिए कि 20% आरक्षण ही उसमें फिल हो पाया है, ठीक है, 27 सीटें निकली हैं और उसमें केवल 20 सीटें ही फिल कर पाया है ओबीसी के जो रिजर्वेशन है के आरक्षण से कोई वैकेंसी जो निकली है। अब जो 7 सीटें बचेंगी उनको कब भरा जाएगा? उस साल तो भरी नहीं गई क्योंकि आरक्षण 27% है, तो 7 सीटें यहाँ पर बच जाती है। ये 7 सीटें जो हैं वो नेक्स्ट ईयर फिल करी जाएंगी, अगले साल फिल करी जाएंगी। इसी को कैरी फॉरवर्ड रूल बोलते हैं, इसी को बैकलॉग रूल बोलते हैं कि अगर 27 सीटों में 20 सीटें मान लीजिए 2022 में फिल कर ली गई हैं तो 7 सीटें बच जाती हैं। 7% आरक्षण तो बच गया, अब वो 7% आरक्षण कब जाएगा? अगले साल फिल करा जाएगा। जब भी कभी सीटें निकलेंगी, अगले साल निकल सकती है या 2 मंथ बाद निकल सकती है। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उसी के साथ कहा कि कैरी फॉरवर्ड रूल को फॉलो करने के साथ ही 50% का जो रूल हमारे द्वारा दिया गया है उसको भी वॉयलेट नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक स्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए। वैधानिक निकाय क्या है? मैंने 3 प्रकार के निकाय बताए थे, संवैधानिक, वैधानिक और कार्यपालिकीय निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। संवैधानिक निकाय जिसका प्रावधान संविधान में है, एंड वैधानिक निकाय जिसका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, एंड तीसरा निकाय क्या है? कार्यपालिकीय निकाय, जिसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहा जाता है। इसका निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वैधानिक निकाय, देयर मस्ट बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी, परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए। किसके लिए? ओबीसीज के लिए, जिसका निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा। और ये जो बॉडी होगी इसके द्वारा, ये जो निकाय होगा इसके द्वारा ओबीसी से संबंधित जितनी भी जो रिपोर्ट्स हैं, जितनी भी जो शिकायतें हैं वो सुनी जाएंगी। अन्य पिछड़ा वर्गों से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर ही जांच पड़ताल करी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए थे। रामनंदन कमेटी की स्थापना सरकार के द्वारा करी गई थी 1992 में, जिसका मकसद था अन्य पिछड़ा वर्गों में से क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करना। अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तो दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बट उनको आइडेंटिफाई भी तो करना है कि कौन लोग साधन संपन्न है, कौन ज़्यादा अमीर है ओबीसीज के अंदर भी। तो उसके लिए आइडेंटिफिकेशन का काम रामनंदन कमेटी के द्वारा इसका बीड़ा उठाया गया और इसके द्वारा 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई, जिसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। उसके बाद आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जातियों के लिए आयोग की स्थापना 1993 में करी गई, संसद के द्वारा एक अधिनियम बनाकर, एक एक्ट बनाकर, जिसका मकसद अन्य पिछड़ा वर्गों से जुड़ी शिकायतों को सुनना और इस चीज़ का पता लगाना था कि कौन से अन्य पिछड़ा वर्ग हैं जो अभी तक समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं। 2018 में संसद के अंदर 102 संवैधानिक संशोधन 102nd अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया 2018 में, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को वैधानिक दर्जे से संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इस संवैधानिक संशोधन में संविधान में एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया जिसको 338B कहते हैं। 338B कहते हैं। जैसे ही ये संविधान में एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया गया या शामिल किया गया, तो इसी के साथ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जातियों के आयोग को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो पहले क्या दर्जा था? वैधानिक दर्जा था।
1993 में जब बना था तो वैधानिक का मतलब संसद के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, फिर बनाया गया था। अब इसका जिक्र जो था वह संविधान में नहीं था, तो इसका जिक्र संविधान में भी हो तो इसके लिए एक संशोधन लाया गया और एक आर्टिकल स्पेशल दिया गया है। संविधान में जिक्र होने का मतलब क्या है कि संविधान में वो अनुच्छेद होना चाहिए। तो ये नया अनुच्छेद कौन सा इंसर्ट किया गया, 338B। तो आज के टाइम में अनुच्छेद 338B यदि आप अपने इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो पाएंगे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा 2018 में मिला। 1993 में से केवल वैधानिक दर्जा था। इसके बाद क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्रमोशन में किसी भी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, परंतु सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था, बाद में कुल मिला के सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं कि प्रमोशन तो नहीं होगी, परंतु शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए न केवल पहली नियुक्ति बल्कि प्रमोशन में भी आरक्षण का प्रावधान होगा। तो इसके लिए प्रयास किए गए सरकार के द्वारा, और आज के टाइम में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान हमारे देश में है। ओबीसीज़ के लिए नहीं है। ओबीसीज़ को केवल पहली नियुक्ति में ही आरक्षण मिलेगा। आज के टाइम में वो डिबेट भी छिड़ी है कि क्या ओबीसीज़ को भी प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो है। इसके अलावा 81वां संवैधानिक संशोधन 2000 में लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस प्रावधान का विरोध किया गया कि कैरी फॉरवर्ड रूल तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था, बैकलॉग की वैकेंसीज फिल करनी चाहिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ओबीसीज़ की सीटें किसी साल में बच जाती हैं उनको अगले साल फिल किया जा सकता है, परंतु 50% की जो सीमा है वह ब्रीच नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। 27% आरक्षण ओबीसीज़ का, 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट का और 7.5% आरक्षण शेड्यूल ट्राइब का, तो 50% ये बनता है। तो एक साल में ये सीटें भरी जाती हैं और मान लीजिए कि 10% सीटें बच जाती हैं, 50 में से 10% सीटें बच जाती है तो कितनी, 40% सीटें रह जाएंगी। कैरी फॉरवर्ड का मतलब ये है कि अगले साल उनको भरा जाएगा, जब भी नेक्स्ट टाइम कोई पोस्ट्स निकलेंगी तो उनको तब भरा जाएगा। अब इसके तहत यदि हम देखेंगे तो जब अगले साल 50% आरक्षण आएगा तो 10% नया ऐड होगा तो वो 60% हो जाएगा। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल 50% ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार ने इसलिए इसका विरोध किया क्योंकि सरकार ने पाया कि अगले साल भी तो 50% हमें फिल करना है, तो उस समय अगर हम 10 करेंगे तो 60 तो ऑब्वियस सी बात हो ही जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की सीमा को हटाया गया सरकार के द्वारा आगे चलकर। और अब प्रावधान ये है कि यदि बैकलॉग की वैकेंसीज आती हैं तो उनको अलग से फिल किया जाएगा, ना कि उस आरक्षण के साथ फिल किया जाएगा जो कि दिया गया। इसके अलावा 76 अमेंडमेंट एक्ट 76वां संवैधानिक संशोधन 1994 में लाया गया था, जिसका नाम था तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा संविधान की अनुसूची 9 में ये वर्णन किया गया है कि जो तमिलनाडु के द्वारा जो आरक्षण प्रोवाइड करवाया जाता है वह 50% के रूल को ब्रेक कर सकता है, और तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 50% के बजाय 69% आरक्षण दिया जाता है। तो कुल मिला के जो 9वीं अनुसूची है, हमारे संविधान में 12 अनुसूची हैं, और जो 9th जो स्केड्यूल है 9वीं अनुसूची है, वो इस चीज़ का प्रावधान करती है कि उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, उसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण नहीं हो सकता। सो दैट इज़ वाई ये एक अलग से प्रावधान लाया गया था। तो आप में से कोई अगर ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो आपको पता होगा कि हर साल आपको वो अपडेट करवाना पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर। वो अपडेट क्यों होता है? वो अपडेट इसलिए होता है, इनफैक्ट आपको पटवारी से भी रिपोर्ट लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि वहाँ पर देखी जाती है आपकी इनकम, कि जितनी इनकम बताई है क्या वहाँ उस इनकम से ज़्यादा तो नहीं है। सो दैट इज़ वाई आपको वो रिपोर्ट लेनी पड़ती है। सो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है? क्रीम का मतलब क्या होता है कि जब हम दूध उबालते हैं तो क्रीम ऊपर आ जाती है। तो क्रीमी लेयर का मतलब यही है कि ओबीसीज़ में, अन्य पिछड़ा वर्ग में जो लोग अपलिफ्टेड हो चुके हैं इकोनॉमिकली, उन व्यक्तियों को ओबीसी का फ़ायदा नहीं मिलेगा। और वो व्यक्ति कौन से हैं जिनको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा? क्रीमी लेयर में कौन कौन आते हैं? एक होती है क्रीमी लेयर, एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे, क्रीमी लेयर का मतलब है जो लोग क्रीम में आ चुके,
नॉन क्रीमी लेयर का मतलब है जो अभी क्रीम नहीं है, जो अभी दूध ही है, जो क्रीम नहीं बन पाई है। ठीक है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम हमारे घर पे जब हम दूध उबालते हैं तो हम बोलते हैं कि क्रीम मत लेना, दूध लो। क्यों? इसका मतलब ही ये है क्रीमी लेयर की, जो लोग उसमें अपलिफ्टेड हो चुके हैं, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो चुके हैं। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? इसमें उन लोगों के बच्चे जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक कोई पद है, जैसे कि कोई राष्ट्रपति है, तो उसके बच्चे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते क्योंकि ये क्रीमी लेयर में आगे हैं। वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जजेस, उच्च न्यायालय के जजेस, यूपीएससी का चेयरमैन और उसके मेंबर्स, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई है उसके बच्चे, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बच्चे, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बच्चे, तो जो भी संवैधानिक पदों पर विराजमान हैं उनके बच्चे ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। तो सिंपल सा मतलब क्या समझे हम, उनके बच्चे, ना कि वो। तो कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो वो स्टिल ओबीसी का फ़ायदा ले सकता है, बट उसके बच्चे नहीं ले सकते कल को। जैसे आप में से अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए राष्ट्रपति बन जाता है और आप ओबीसी हैं, आप नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, तो आप नॉन क्रीमी लेयर टिल योर डेथ रहेंगे, अपनी मृत्यु तक आप नॉन क्रीमी लेयर रहेंगे। आपके बच्चे क्रीमी लेयर में आएंगे, आप नहीं। देन आता है ग्रुप ए, क्लास 1 जो ऑफिसर्स होते हैं और क्लास बी के जो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वह केंद्रीय सरकार के लेवल पे हो, चाहे वह राज्य सरकार के लेवल पे हो। इसके अलावा क्लास 1 की और क्लास 2 की कोई पोस्ट व्यक्ति पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ऐसे उद्योग जो सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उसमें किसी व्यक्ति के पास ये पोस्ट रहती है तो उसके बच्चे भी ये फ़ायदा नहीं ले सकते। और किसी बैंक में, किसी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी विश्वविद्यालय में या किसी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में कोई व्यक्ति ए क्लास और बी क्लास की नौकरी होल्ड करता है तो उसके बच्चे भी ओबीसी का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आर्मी में कर्नल के रैंक पे विराजमान है तो उसके बच्चे भी ओबीसी का फ़ायदा नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर नेवी में, एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में वैसा ही कोई रैंक ले रहा है जो कि कर्नल के बराबर होता है तो उसके बच्चे भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, वो भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। इसके अलावा डॉक्टर्स, लॉयर्स जिनको आप वकील कहते हैं, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स एंड कंसल्टेंट्स, ये व्यक्ति भी, इनके बच्चे भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है, व्यापार करता है, किसी इंडस्ट्री का मालिक है, और यहाँ पर प्रोफेशनल्स जैसे मैंने डॉक्टर बताए, वकील बताए, इंजीनियर बताए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा मोटा इंजीनियर, कि जो व्यक्ति 200 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है तो हम बोलेंगे कि इंजीनियर बन गया है, नहीं, उस तरीके का नहीं। जो इन प्रोफेशंस में है और उनकी इनकम काफ़ी हाई है। इसके अलावा कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो उसकी इनकम काफ़ी हाई है, इनके बच्चे भी क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। इसके अलावा किसी एक सीमा तक कोई व्यक्ति अगर ज़मीन होल्ड करता है तो उसके बच्चे भी ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। आगे एक इनकम का क्राइटेरिया बताया गया है कि कोई व्यक्ति यदि 8 लाख उसकी इनकम है, किसी के पेरेंट्स की अगर 8 लाख इनकम है तो वो व्यक्ति, 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो वो व्यक्ति भी क्रीमी लेयर में आ जाएगा, वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएगा। तो 8 लाख, दैट इज़ बाई जब आप जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि आपकी ज़मीन कितनी है, आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी इनकम कितनी है। तो कोई व्यक्ति अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट बनाता है तो आपकी इनकम नहीं पूछी जाएगी, आपके पेरेंट्स की इनकम पूछी जाएगी। 2017 में ये क्राइटेरिया फिक्स किया गया था 8 लाख का। 1993 में क्रीमी लेयर के लिए जो सीलिंग लगाई गई थी, जो सीमा लगाई गई थी, वो 1 लाख रुपया लगाई गई थी।